हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 136 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है With reference to the first round table conference organized in London, which of the following statement is or are correct? तो पहले अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखें यानी गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था तो जो कि लंदन में हुआ था, तो उसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट, यानी इसको किया गया था ताकि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको एक बार रिचेक किया जा सके, डिस्कस किया जा सके उस पर। सेकेंड है कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, यानी कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा नहीं था। थर्ड है डिस्कशन ऑफ द कंसर्न इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी जो डिस्कशन हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था वो उसी का एक मतलब कहने का मतलब है कि उसी में डिस्कशन में ये लाया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी 1 and 2 ओनली, थर्ड वाला गलत है। इट वॉज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि वो भी लंदन में हुआ था 1932 में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Hepatitis C has emerged as a major public health problem in India in the recent past. In this context, consider the following statements regarding hepatitis C. तो hepatitis C के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज अ वायरल डिजीज दैट इन्फेक्ट्स द लिवर, यानी कि एक वायरल डिजीज है जो कि लिवर पे इफेक्ट करता है। सेकेंड है इट इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड, यानी कि कंटामिनेटेड फूड यानी जो वो फूड जो खराब हो जाते हैं उनकी वजह से होता है। थर्ड है इट डज नॉट शो सिम्टम्स इमीडिएटली आफ्टर द इन्फेक्शन, यानी ये सिम्टम्स जब इन्फेक्शन होता है तो तुरंत उसके सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी 1 and 3 ओनली, सेकंड वाला गलत है। हेपेटाइटिस सी इज अ ब्लड बोर्न डिसीज स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, यानी एक खून से जुड़ी बीमारी है, वायरस है जो कि ब्लड के गंदे होने पे किसी इंडिविजुअल को ये बीमारी होती है। सेकेंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन थ्रू इट इज स्टिल पॉसिबल, इज अ लेस कॉमन, इट कुड स्प्रेड थ्रू द यूज ऑफ एन इंजेक्टेबल ड्रग, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, unsafe health care and the transfusion of the unscreened blood and blood products। कहने का मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसफर नहीं होता है बट बहुत लेस कॉमन है, ज़्यादातर नहीं होता है, बट ये ज़्यादातर इंजेक्टेबल ड्रग से होता है जो इंजेक्शंस वगैरह यूज होते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा लोग का अगर सेम इंजेक्शन यूज होता है तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये फैलता है। या और भी किसी तरीके का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, ब्लड चढ़ा हो या किस तरीके का हुआ हो, ब्लड से जुड़ी चीजें, तो उसमें ये बीमारी काफी ज्यादा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर की जो शक्ति होती है उसके संदर्भ में स्टेटमेंट है दो, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी जो स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। सेकंड है गवर्नर ऑफ द स्टेट इज इंटाइटल्ड टू बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, यानी गवर्नमेंट को राष्ट्रपति से कंसल्ट करना जरूरी है किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने से पहले। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही सही है। गवर्नर का और कुछ एग्जीक्यूटिव पावर देख लेते हैं। पहला है ये अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। सेकंड है he appoints various officials of the state including advocate general
holds his post at the pleasure of the governor, however they are removed by the president. तो कई सारे महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उन पे भी नियुक्ति करते हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल वो होता है जो कि सरकार का एक वकील बेसिकली कह सकते हैं। तो दो होते हैं, एक एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जो कि भारत सरकार की होती है, और एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं जो कि अलग अलग राज्य सरकारों के होते हैं। तो उनको भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर करते हैं, लेकिन उनको रिमूव करने का काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। थर्ड है, गवर्नर इज एंटाइटल्ड टू बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज। यानी गवर्नर को, जैसा कि ऑप्शन में था हमारा कि इनको किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए उनको राष्ट्रपति से कंसल्ट करना जरूरी है। फोर्थ है, द गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी 1/6 पार्ट होते हैं, मतलब कि 1/6 जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के यानी एमएलसीज के, तो वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। जो एमएलसी लगभग 7 राज्यों में है। जम्मू एंड कश्मीर, खैर तो जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया तो उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से सिर्फ जम्मू का है, जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख का नहीं है। उसके बाद यूपी, बिहार, हमारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ऐसे इन सारे स्टेट्स में ये अपॉइंट होते हैं। राजस्थान भी है, इसमें 7 टोटल है मेरे ख्याल से। इनको आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि अभी डिमांड उठ रही थी तेलंगाना गवर्नमेंट की और एक और उड़ीसा की, कि इन दोनों में भी एमएलसीज के पोस्ट होने चाहिए थे। तो इनको आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी चर्चाओं में था पिछले साल। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। तो जो वो लोग के नाम बताने जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 3 ऑप्शन आपको बताना कौन सा सही, कौन इनमें से लेते हैं। पहला है इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड हो, मेंबर हो पार्लियामेंट का, यानी जो किसी पार्टी से ना हो, वो भाग ले सकता है। सेकंड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी एमएलसीज। और थर्ड है हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका सही आंसर है B1 ओनली, सेकंड थर्ड गलत है। एमएलसीज पार्ट नहीं लेते हैं क्योंकि सारे राज्यों में नहीं होते, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और रहा सवाल गवर्नर का, तो गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का एक एजेंट की तरह काम करता है, तो इसलिए ये इस इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकता है। और इसके अलावा दिया है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी कैन पार्टिसिपेट इन द कॉलेज। यानी जो हमारी यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें खासकर 2, दिल्ली और पांडिचेरी, क्योंकि यहाँ अपना इनका लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए यहाँ के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि क्वाड। पहला है इट इज अ रीजनल मिलिट्री कोalition ऑफ द 4 मेजर साउथ ईस्ट एशियन स्टेक होल्डिंग नेशन, यानी कि एक रीजनल मिलिट्री कोलिजन है 4 दक्षिणी जो पूरी एशियाई देश है उनकी। सेकंड है वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द सी लेन्स ऑफ द इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन, यानी इसका एक मुख्य उद्देश्य जो इंडो पैसिफिक लेन है, रूट है, उसको फ्री एंड ओपन करने का है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B2 ओनली, पहला वाला गलत है। क्वाड इज द इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन द इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 4 लोगों का ग्रुप है ये, with a shared objective to ensure and support a free and open prosperous Indo-Pacific region. The idea of a Quad was first mooted by the Japanese Prime Minister Shinzo Abe in 2007. तो 2007 में जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, तो इन्होंने ही इसकी शुरुआत पहल की थी। इसमें टोटल 4 देश हैं, इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, in a warm blooded animal species have distinct geographical population
the limbs, ears and the other appendages of the animal living in a cold climate tend to be shorter than in animal of the same species living in a warm climate. तो कहने का मतलब है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं तो उनकी जो फिजिक होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है, उनके पॉपुलेशन हो, लिम्स हो, ईयर हो, सब कुछ अलग होते हैं उन जानवरों से जो कि ठंडे में रहते हैं। तो उसी के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इस पैसेज को डिफाइन कर रहा है, यानी कि किसका रूल है ऐसा। तो उसका सही आंसर है बी, एलन्स रूल। एलन का जो रूल है उसमें ये बात कही गई है कि जो वार्म ब्लड एनिमल होती हैं उनके डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन होता है, लिम्स भी उनकी अलग होती है और ईयर्स भी अलग होते हैं देन द एनिमल्स लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट। इसके अलावा जो बर्ग्समैन रूल है हमारा इज एन इको ज्योग्राफिकल रूल दैट स्टेट्स विद इन अ ब्रॉडली distributed taxonomy clad populations and species of a large size are found in a colder environments and species of a smaller size are found in a warmer region। यानी बड़े साइज के जानवर ठंडे में पाए जाते हैं और छोटे साइज के जानवर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, ऐसा इनका रूल कहता है। उसी के साथ साथ रैंचिस रूल है इज अ बायोलॉजिकल रूल ऑन एलोमेट्रिक्स concerning the relationship between the extent of sexual size and dimorphism and which sex is larger। तो आपको इसमें ये बताता है कि रैंचिस रूल में जो साइज होते हैं यानी कि मेल बड़ा होगा या फीमेल की हाइट या साइज बड़ी होगी, ये रूल बताता है। और इसके अलावा जो ग्लॉगर से ये हमारे लास्ट टेस्ट पेपर में था, आप एक बार ज़रूर वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द occurrence ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन अ वेस्ट एशिया एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है अगर कोई पश्चिमी एशियाई देशों की सिटीज है, अगर कोई उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है तो सबसे पहले कौन आएगा आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पहला है बगदाद, दूसरा है रियाद, तीसरा है कुवैत सिटी और चौथा है सना। तो इसका सही आंसर है बी 1, 3, 2 एंड 4 ओनली, यानी कि सबसे पहला है बगदाद, फिर है कुवैत सिटी, फिर है हमारा रियाद और फोर्थ है सना। सना हमारा यमन का कैपिटल है, बगदाद जैसा आप सबको पता है कि इराक का है, रियाद सऊदी अरेबिया और कुवैत सिटी कुवैत का है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग और एक तरफ रीजन्स है, आपको बताना कौन सा मैचेस सही है। पहला है जाबो, रीजन है नागालैंड, सेकंड है अपर तनी बिहार और थर्ड है अहर पाइन, ये आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड थर्ड गलत है। जो अपर तनी सिस्टम है ये अपर तनी ट्राइब का है, जीरो का, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और अहार पाइन ये आपका बिहार का है, काफी प्रचलित है बिहार में अहार पाइन। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, शेड्यूल 4 ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लिस्ट। तो जो शेड्यूल 4 है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से मतलब उसमें लिस्ट में आते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, प्लांट्स दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। तो इस लिस्ट में वो प्लांट्स आते हैं जो कि जिनको उगाना या काटना, मतलब उनको प्लांट करना बेसिकली मना है। कुछ और कुछ प्लांट्स के नाम भी हैं, जैसे कि ब्रेडोमास काइकार्ड है, ब्लू वैंडा है, कुथ, लेडीज स्लीपर, पिचर प्लांट और रेड वैंडा। तो कुछ प्लांट्स के नाम है जो कि शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कल्टीवेशन इनका मना है, प्रोहिबिटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is a very significant aspect of the चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह का एक मुख्य बिंदु क्या था आपको बताना है। पहला है
Active all India participation of lawyers, students and women in the national movement. Second है activate involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement, यानी दलित और जो ट्राइबल कम्युनिटी था उनको नेशनल मूवमेंट में उनका भी इन्वॉल्वमेंट. थर्ड है ज्वाइनिंग ऑफ अ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, यानी कि उन पीजेंट्स को ज्वाइन किया था उन्होंने, यानी कि चंपारण सत्याग्रह में वो किसानों ने भाग लिया था जो कि काफी परेशान थे. थर्ड लास्ट है हमारा डी, ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड अ कमर्शियल क्रॉप. तो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि ड्रास्टिक डिक्रीज हो रही थी जो क्रॉप्स प्लांटेशंस थे या कमर्शियल क्रॉप्स थे उनकी जो खेती होती वो कम हो रही थी, इस वजह से ये हुआ था. तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसका सही आंसर है सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, यानी वो किसानों का जुड़ना इस सत्याग्रह से जो कि काफी परेशान थे उस समय के नेशनल मूवमेंट में. तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है. जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 135 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं. तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टैक्स एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा टैक्स एक्सपेंडिचर को डिस्क्राइब करता है आपको बताना था. तो इसका सही आंसर है बी, it is revenue foregone by the government on account of exemption on income and corporate tax. तो वो कमाई का वो हिस्सा जो कि भारत सरकार अकाउंट में इंटर करना भूल गई है जो कि कॉर्पोरेट टैक्स पे होती है. ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टैक्सिंग का, जैसे कंसेशनल रेट हो या क्रेडिट हो टू द टैक्स पेयर्स के लिए. तो काफी इंपॉर्टेंट है टैक्स एक्सपेंडिचर. तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का नहीं जीएस टेस्ट पेपर 136 का आपको हम क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं. तो 136 का क्वेश्चन ऑफ द डे है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा. तो अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो जो लोकसभा का टर्म है एक मतलब पीरियड है कितने साल तक या कितने महीने तक होता है ये आपको बताना है. पहला है कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ 6 पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सिर्फ 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है. ये कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर, यानी 1 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है. थर्ड है हमारा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ अ टाइम, यानी 1 साल या किसी अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. लास्ट हमारा डी कैन बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, यानी किसी तरीके की परिस्थिति हो खराब हो, जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है कोरोना, तो इसे जब तक ये चलता रहेगा तब तक के लिए. तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है. जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. साथ ही आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.